गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। संस्कृता मे भवेद्दृष्टि, संस्कृतं मे भवेन्मनः, संस्कृतो मे भवेत् कायः, संस्कृतं मम जीवनम्। आज संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में समस्त संस्कृत प्रेमी, संस्कृत समाराधक जो भी देश एवं विदेश में हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम श्री गौरी शंकर स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर के तत्वावधान में आयोजित है। यह 7 दिवसीय कार्यक्रम इस महाविद्यालय के द्वारा रखा गया है, जिसमें यह प्रथम व्याख्यान आज उपस्थापित किया जा रहा है। तो इसके लिए गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी एवं वहाँ के सभी व्यवस्थापकों को मैं धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामना प्रदान करना चाहता हूँ सभी को, क्योंकि आपने इस अवसर पर मुझे 2 शब्द रखने का अवसर प्रदान किया और इसके लिए विषय का निर्धारण भी पहले हो चुका है। संस्कृत एवं अखंड भारत, इसी विषय पर हम यहाँ कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहेंगे। समस्त सम्माननीय सुधीवृंद एवं संस्कृत प्रेमी गणों को पुनः प्रणाम करते हुए हम संदर्भित विषय पर अब विचार रखना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमें समझना है कि ये संस्कृत जो हम लोग बोलते हैं, एक भाषा के रूप में संस्कृत जानते हैं। जैसे सभी भाषाएं हैं, वैसे संस्कृत भी ये भाषा है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, अन्य भाषाएं, संस्कृत भी एक भाषा तो है ही। तो यहाँ कुछ बातें समझना आवश्यक है कि यह एक भाषा मात्र नहीं है। संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं है जिससे केवल बोलचाल किया जा सकता है, कर्मकांड किए जा सकते हैं, उपदेश श्रवण किए जा सकते हैं। ये तो भाषा के कार्य होते ही हैं, लेकिन उतना ही नहीं है। ये संस्कृत, ये भारतीय संस्कृति का प्राण है। ये सारे शास्त्रों का ये जो है सो प्रतिनिधित्व करता है संस्कृत पद। संस्कृत इसके उच्चारण मात्र से हमें सारे वाङ्मय का स्मरण हो आता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमको किसी वाङ्मय का स्मरण नहीं आता है, अंग्रेजी बोलते हैं तो किसी का स्मरण नहीं आता है, एक भाषा पर ध्यान जाता है हमारा। लेकिन संस्कृत बोलते ही तुरंत हमारा दिमाग चला जाता है वेदों पर, रामायण पर, महाभारत पर, 18 पुराणों पर, स्मृतियों पर, समस्त शास्त्रों पर, जो भारतीय परंपरा के संवाहक हैं, परंपरा के स्रोत हैं, परंपरा के पोषक हैं, जिनके बिना भारत भारत नहीं। अखंड भारत तो विषय है, लेकिन भारत ही नहीं रहेगा तो अखंड होने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो संस्कृत इतने श्रवण मात्र से ये पूरी परंपरा जो है सो हमारे दिमाग में नाचती है। एक विद्वान का कथन है, हमारे पूज्य द्विवेदी जी का, कि विना वेदम, विना गीताम, विना रामायणीम कथाम, विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, ऐसा आपने कहा है। एक प्रतिनिधित्व किया है ऋषि परंपरा का, उसी में आपने कथन किया है। इसे बार बार दोहराया जाता है
ये अखंड भारत और संस्कृत विषय पर भी इस शरीर का व्याख्यान भी चल रहा है अनवरत रूप से, क्योंकि ये एक बार समझाने से समझ में आने वाली बात नहीं है। ये व्याख्यान तो कई बार घूम घूम करके भारत के कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे जैसे हजारों लोग जो है बोलते रहे, तब लोगों के बुद्धि में ये बात घुसेगी। तो ये 3-4 व्याख्यान इस पर हम दे चुके हैं, आज फिर उस विषय को उठाया गया है। तो बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। ऐसे ही पगला करके इतने बड़े विद्वान ऐसा नहीं बोल सकते। भारत भारत ही नहीं है। इन सारे शास्त्रों को हटा दिया जाए तो भारत का जो भारतत्व है उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। पहली चीज तो इसको समझना जरूरी है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, अपितु एक संस्कृति है। संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षि भी। तो ये तो सब विद्वान लोग जानते ही हैं, जानते भी हैं, सब जगह जो है सो इसका प्रचलन आता भी है। लेकिन इसी का पल्लवन आज विशेष रूप से यहाँ होना है। अब हम और विषय पर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अखंड भारत बोलते हैं। आज तो कुछ भारत का अंश जो है घट भी गया है, लेकिन प्राचीन समय में अखंड भारत रहा। लेकिन इस प्रकार की शासन व्यवस्था उस समय नहीं थी। जैसे जो अंग्रेजों के बाद एक व्यवस्थिति आई है, निरंतरता जो आई है शासन व्यवस्था में, जितना भारत है एक अविच्छिन्नता आई है उसमें कि इतना भारत है उतना व्यवस्थित रूप से चल रहा है। उसके पहले भी कुछ कुछ मुगल काल में भी देखने को मिलता है, उसके पहले भी बहुत बार अखंड भारत हुआ है, लेकिन वो 10-20 साल 150 बार चलता है, फिर उसमें जो है दूसरे का आधिपत्य हो जाता था। कभी सम्राट अशोक हुए, युधिष्ठिर से ही हम ले सकते हैं, वो भी सम्राट थे, राजसूय यज्ञ किया, अखंड भारत के स्वामी थे। बहुत से ऐसे हुए, लेकिन इस प्रकार का जो खाका जो बना है इस समय, जो बना है स्वरूप, ये उस समय जो है स्थायी रूप से नहीं था। शासन आता जाता रहा। लेकिन इस बीच में जो संस्कृत शास्त्र हैं वो क्या करते थे? वो भी तो अंग मगध काशी कौशल इन राज्यों में बट सकते थे, राज्याश्रित होते थे विद्वान। तो कोई कश्मीर का पंडित है तो केवल कश्मीर पर क्यों नहीं ध्यान दिया? कोई दक्षिण का पंडित है तो केवल दक्षिणे का वर्णन क्यों नहीं किया? केवल उत्तर का है तो उत्तरे की बात क्यों नहीं किया? संस्कृत का जो भी विद्वान रहा, कहीं का भी विद्वान हो, उसने सार्वभौम बात की है। ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है, गंभीरता पूर्वक। भले वो राज्य इधर उधर होते थे, कभी उनमें लड़ाई होती थी, कटते मरते थे, सब होता था, उथल पुथल होता था, लेकिन विद्वानों ने और इन शास्त्रों ने कश्मीर से कन्याकुमारी, हिमालयात् समारभ्य यावत् हिंदु सरोवरम, वो तो हिंदुस्तानम विदुर्बुधा, ये तो थोड़ा सा बाद में प्रसिद्ध हुआ है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तम देव निर्मितम स्थानम आर्यावर्तम विदुर्बुधाः, ये तो पुराण में है। उसकी सीमा जो है उन्होंने समुद्र से लेके हिमालय तक दिया है विद्वानों ने जो है। और नदियों का नाम जब एक संस्कृत का ऋषि ग्रहण करता है तो उत्तर से लेके दक्षिण तक के नदियों का स्मरण करता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इन नदियों को देख लिया जाए कहाँ से कहाँ है। कावेरी कहाँ है, सिंधु कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है। सारा भारत
समेटा हुआ है इसमें। और ये संस्कृत शास्त्र न रहे तो इस प्रकार से कौन बताएगा। कश्मीर का महत्व शास्त्रों में वर्णित है, काशी का महत्व वर्णित है, कामरूप कामाख्या का महत्व वर्णित है, ज्योतिषपुरम का, मणिपुर का महत्व वर्णित है, रामेश्वरम का महत्व वर्णित है। उधर जो है जहाँ द्वारका जो है भगवान जी की राजधानी थी उसका वर्णन है। तो शास्त्रों ने ही तो समस्त भारत को एकता सूत्रबद्ध किया। अखंड भारत जो अभी हम बोलते हैं, जो पकी पकाई खिचड़ी जो मिल गई है, तो चाहे हमारे शासक हों, चाहे नेतृवर्ग हों, चाहे कोई भी लोग हो, अखंड भारत चारों ओर है। अपना इस समय व्याख्यान चल रहा है, लेकिन ये खिचड़ी किसने बनाई है? ये संस्कृत वालों ने बनाई है ना, कि साधना विहीन जंगलों में रह करके, कुटिया में रह करके, आज के तरह नौकरी नहीं थी तब, जो है सो निरपेक्ष हो करके भिक्षा मांग करके जो है उन्होंने जो है ये जो आज के तरह लैपटॉप कंप्यूटर विहीन अवस्था में महाभारत जैसा ग्रंथ बनाया और सारे के सारे ग्रंथ लिखे ऋषियों ने, महर्षियों ने। तभी तो आज हमारे लिए एक कथा कहानी करने का विषय मिला हुआ है। और हम कहीं भी भारत में जाते हैं इधर से उधर, तब हम कहते हैं अखंड भारत है, संस्कृति एक है, वो है। लेकिन वो संस्कृत नहीं रहेगा तो कहाँ से ये सब विषय आएगा? सोचने की बात है, बहुत सीरियसली मैं निवेदन कर रहा हूँ। ये केवल सुनने सुनाने की बात है, कथा सुन के, प्रवचन सुन के विस्मृत कर देने की बात नहीं है। बुद्धिजीवियों को सोचने की बात है, जो बड़े बड़े लोग हैं। बड़े बड़े लोग तो कोई सोचने उचने की स्थिति में नहीं होता है। प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहता स्थान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। ऐसे ही भर्तृहरि नहीं बोले हैं, जो बड़े पद में चले गए हैं, बहुत बड़े नेताजी हैं, कुछ भी हैं, तो हमारी बात क्यों सुनेंगे? उनके सामने तो हम एक साधारण अध्यापक हैं। अध्यापक, वेतन भोगी अध्यापक क्या जान सकता है? जो है वो तो बहुत बड़ी कुर्सी में है, वो जो बोलेंगे वो ना तत्व होगा। वहां से जो आएगी बात तो वो सही निष्कर्ष होगा। अब वो उसमें है। अब जो कोई अरबपति खरबपति है, करोड़पति है, तो वो पैसे में लगा हुआ है। और कुछ लोग अबोधोपहता स्थान ने कुछ समझ में ही किसी को नहीं आ रहा है। वो अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जो है राजनीति और धर्म और संप्रदाय आदि के द्वारा फंसा दिया गया है जनता को, तो उसमें लड़ रहे हैं। जो है सो कोई दलित उत्थान में लड़ रहा है, तो कोई जो है अनेक प्रकार की पार्टियां बना के लड़ रहा है, भिड़ंत चल रहा है। कहाँ समझ में बात आ रही है? समझ में आती है बात? असली चीज तो ये संस्कृत भाषा ने ही ये अखंड भारत बनाया। इस पर गहन रिसर्च, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल संकलन करके, केवल बड़ी संस्था और सरकार केवल इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ये सिद्ध हो जाएगा 100%। केवल मुंह से बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध हो जाएगा। यदि अखंड भारत है तो संस्कृत भाषा की शुद्ध देन है और किसी का कहीं भी कुछ भी देन नहीं है। ये आज का जो विषय है उसका निष्कर्ष है। इसका लोग देख लें परीक्षण करके। जो है इस शरीर ने हल्का फुल्का घूम के देख लिया है पूरे के पूरे देश में, और सारे संस्कृत शास्त्रों को देख रहे हैं किस प्रकार से भारत को एक किया है हमारे संस्कृत शास्त्रों ने। जो है इसे समझना चाहिए। केवल ये मंचीय भाषण नहीं है, केवल जो है ये वास्तविकता है। अखंड भारत ये संस्कृत भाषा की देन है, नहीं तो अखंड भारत की कल्पना व्यर्थ है। ये एक पॉइंट हो गई, इसको दिमाग में बैठा लें, इसको सेव कर लें एक जगह रख के। तो अब हम दूसरा बोलते हैं, मेमोरी कार्ड का जो दूसरा पोर्शन है उसको खोल लें, तब उसमें बताते हैं हम। जो है
अब देखें भाषा की दृष्टि से, भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भी भाषाएं हैं, बहुत से लोग कहते हैं तमिल में मिलता नहीं है, तो हमने तो कुछ रिसर्च ऐसा देख लिया विद्वानों का कि तमिल भाषा में भी संस्कृत का प्रचार है। संस्कृत के बिना तमिल भी नहीं है, उसमें भी है, लेकिन उतना अधिक नहीं है। कुछ उच्चारण इस तरह का है कि उसका जो है उस हम लोग को पकड़ में नहीं आता है साधारण रूप से। लेकिन उसको छोड़ के जितनी भी और भाषाएं हैं वो तो 60-70% वो संस्कृत भाषा से अनुप्राणित हैं। चाहे बंग भाषा हो, चाहे उड़िया भाषा हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, अब इधर उत्तर में हिंदी, भोजपुरी, गोरखाली, नेपाली, जो भी हो, उनकी जननी, उनका जो प्राण, उनके प्राण का आधार, उनके शब्दकोश का आधार संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा उतने ही नहीं है। संस्कृत भाषा अभी तो हम राष्ट्रीय दृष्टि से बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखने पर तो ये पता चला है कि विश्व की लगभग समस्त भाषाएं संस्कृत भाषा की ऋणी हैं। विश्व की, पूरे विश्व में जो है अरबी, उर्दू, सब रिसर्च करने की जरूरत है। बहुत से लोगों ने रिसर्च किया है, उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अंग्रेजी, फादर, पितर से फादर, मातर से मदर और भ्रातर से ब्रदर, ये तो कल ही वासुदेवाचार्य स्वामी जी निवेदन कर रहे थे। अब ये तो 3-4 शब्द हुआ है, केवल इतने ही नहीं, रिसर्च करके संस्कृत शब्द संदोहा करके काठमांडू से पुस्तक प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर जनार्दन घिमिरे ने रिसर्च किया था और एकदम नक्शा बना के दिखाया था पूरा कि संस्कृत से कैसे पूरे विश्व की भाषाएं उपकृत हैं। भारत की तो बातें न करें। तो कोई संस्कृत भाषा को जानता नहीं, ठीक से समझता नहीं है, तो समझ लेना पड़ेगा कि वो जो है भारतीय भाषाओं को भी ठीक से नहीं जानता, काव्य तत्व को नहीं जानता, अलंकार शास्त्र को नहीं जानता, छंद शास्त्र को नहीं समझता है, क्योंकि वो संस्कृत मूलक ये सब कुछ जो है। तो पहले तो हमने अखंड भारत उस हिसाब से शास्त्रों में उल्लिखित विचारों से कहा था, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे, ये जो राष्ट्र शब्द है वो संस्कृत ने ही दिया है। यहाँ जजमानी में भी जो कहते तो हैं हम लोग ना, बिना समझे बुझे ही जो है रोज जजमानी में जो है पृथिव्याई समुद्र पर्यंताया एक राडिति तदप्येश श्लोको भिगीतो मरुतः, कि पृथ्वी समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक राट होने का जो है आशीर्वाद तो प्रदान होता है, तो कुछ न आशीर्वाद देने की परंपरा चल पड़ी है। तो शास्त्रों में तो कूट कूट के जो है राष्ट्रवाद भरा है। अब इस पर रिसर्च भी हुआ है, बहुत से थीसिस, वेदों में राष्ट्रवाद एक थीसिस प्रकाशित है, बहुत विद्वत्तापूर्ण थीसिस है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो असम यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी में उसका जो संस्कृत विभाग है वहाँ से वो प्रकाशित है। वेदों में राष्ट्रवाद, डॉक्टर जो है शिव आचार्य उसके अनुसंधान करता थे, उसका अनुवाद उसका हमको भी मिला है, हमारे पास में भी है। गोपाल जी का फोन आ गया। का मतलब जो है, ये संक्षिप्त व्याख्यान में बस इतने हम संकेत मात्र किए। अब इसको लोग देखेंगे, अनुसंधान करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, भाषा का हम बता रहे थे, हम आदरणीय द्विवेदी जी के केवल हम ही ऋणी नहीं है, बहुत से लोग जो संस्कृत लोग उनके ऋणी हैं, उनके जो चिंतन मनन है, आचार्य वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी, जिन्होंने उस रूखे सूखे जमाने में संस्कृत प्रचार अभियान, संस्कृत संभाषण अभियान का प्रारंभ किया
आज तो बहुत सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। आज तो हम घर बैठे बैठे इतना व्याख्यान कर दे रहे हैं, सारा विकास हो गया है। उस समय जो है सो जहाँ संस्कृत सर्वसामान्य के लिए संस्कृत बोलना मने बहुत गंभीर विषय हो जाता था, केवल विद्वानों का ही ये विषय हुआ करता था 60, 70, 80 वर्ष पहले। तब द्विवेदी जी ने यह काम किया था। तो द्विवेदी जी ने लिखा है राष्ट्र और संस्कृत के बारे में। तो मैं 1-2 हिंदी पद्य सुनाना चाहता हूँ। गाने तो बहुत आता नहीं, मैं साधारण सुनाते जाता हूँ। हमारे शिष्य लोग बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं। संस्कृत भाषा की ही सारी भाषाएं संतान हैं। संस्कृत भाषा की ही सारी भाषाएं संतान हैं। संस्कृत से ही ये सब पाती अब भी जीवन दान है, अब भी जीवन दान है। आगे स्पष्ट किया द्विवेदी जी ने, सिंधी, हिंदी या आसामी, उड़िया या बंगाली हो, गुजराती, गुरुमुखी, मराठी, पाली या गोरखाली हो, संस्कृत से ही मिला सभी को गौरव आज महान है। संस्कृत से ही ये सब पाती अब भी जीवन दान है। संस्कृत से ही ये भाषाएं अपना रूप सजाती हैं। इसके आभरणों से ही ये निज सौंदर्य बढ़ाती हैं। अपनी अच्छी बात इसी की वाणी में कह पाती हैं। इसके ही पंखों पर चढ़कर दूर दूर उड़ जाती हैं। यदि संस्कृत का सहयोग नहीं रहेगा तो ब्रह्म चिंतन करना है, तत्व चिंतन करना है, उसे उपनिषद की बात करनी है, अध्यात्म विद्या की बात करनी है, तो कहाँ दूसरे भाषा में इतना गंभीर चिंतन है। तो पंख लगा के उड़ना होगा तो संस्कृत में ही आरूढ़ होना होगा ना। संस्कृत से इतना बड़ा सामर्थ्य मिलता है। तो वो कविताएं लंबी हैं, लेकिन इतने से आप एक संकेत समझ लें, इतने से एक प्रकार का संकेत समझ लें कि ये पूरी भारतीय भाषाएं वो संस्कृत भाषा से ही जीवित हैं। तो आज तो कितना लोग गड़बड़ाए हैं, पाश्चात्य प्रभाव चला है, उधर जो है मुगलों का प्रभाव चला 500-600 साल तक, 100-200 वर्ष जो है अंग्रेजी प्रभाव चला। यदि ये संस्कृत भाषा नहीं रहती और संस्कृत भाषा के द्वारा अनुप्राणित भारतीय संस्कृति नहीं रहती, पॉइंट ध्यान देने योग्य है, यदि यह संस्कृत भाषा नहीं रहती और संस्कृतानुप्राणित संस्कृत प्रवर्तित जो परंपरा है, संस्कृति है, एक सभ्यता है, वो यदि भारतवर्ष में नहीं रहती तो 600 प्लस जो है 200 वर्ष इतने में जो है भारतवर्ष की मूल संस्कृति मिट गई होती। आज हम किसी दूसरे ही रूप में होते, हम किसी दूसरे ही रूप में होते। फिर आप हम इस रूप में अपनी गौरव गाथा गाने के लिए हम अवशेष नहीं रहते, हम जो है खत्म हो गए होते। लेकिन संस्कृत ने हमें बचाया है, संस्कृत ने यहाँ की भाषाओं को बचाया है। समझने की बात है ना, ये तो बात समझेंगे तब न होगा। लेकिन हम लोग की जो धारा है वो तो अलग से चल पड़ी है, तो कहाँ कोई समझ रहा है, समझना कौन चाह रहा है। इस प्रकार की तत्व जिज्ञासा उत्पन्न करने का एक प्रकार का जो वातावरण है वो तो हमारे समाज से वो तो गायब हो गया है, लगभग गायब ही है। कुछ लोग बना के रखे हैं, कुछ संत लोग हैं, कुछ आश्रम के लोग हैं, कुछ शिक्षण संस्थान हैं, कुछ परसेंट जो है कुछ इस प्रकार के वातावरण को उन्होंने बना के रखा है। चिंतन मनन की प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया, स्वबोध की प्रक्रिया जगा के कुछ दिखाई देता है, कुछ गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ
काशी में भी कुछ लोगों ने करके रखा है, कुछ पतंजलि पीठ का जो है सो वर्धन किया है, कुछ ऐसी जगह। लेकिन हम लोग की जो ये जो सरकारी या जो शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, जिसमें हम लोग हैं, सुजानगंज का महाविद्यालय भी है, संपूर्णानंद भी है, सारे विश्वविद्यालय जितने भी हैं, हम लोग तो एक प्रकार से अभी इसको खींच रहे हैं। केवल इसको कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है ऐसी बात नहीं है। सरकार भी चाहती है करने के लिए, लेकिन कुछ न कुछ कहीं से कुछ गड़बड़ी आ गई है, गड़बड़ाया है कायदे से कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, कैसे इस व्यवस्था में गुणवत्ता बढ़ेगी, और ये जो बैकडोर से घुसने की प्रथा कब समाप्त होगी, और चिंतन मनन कब शुरू होगा, और राष्ट्र भाव, एक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव हमारे युवकों में, हमारे नागरिकों में, माँ बहनों में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट करके कब भरेगी। अंदर से आना चाहिए। केवल ये टीवी और ये दूरदर्शन टीवी एक ही है, उसका राष्ट्रवाद चल रहा है इस समय, जो है राष्ट्रवाद पूरा का पूरा फैल रहा है, लेकिन हमारे अंदर से आना चाहिए। यदि हम कभी प्रत्येक व्यक्ति यदि गड़बड़ नहीं करेगा तो समाज से गड़बड़ी कहाँ आएगी। कितनों सफाई अभियान चले, कितनों स्वच्छता चलता रहे, लेकिन गंदगी समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर की स्वच्छता हम लोग की नहीं हुई है। अभी ध्यान देने की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को देना चाहिए। उन्होंने इस नब्ज को पकड़ा और इतना बड़ा अभियान चलाया, और लगभग काफी स्वच्छता हुई भी है, लेकिन वो पूरी स्वच्छता नहीं हुई, हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक मस्तिष्क स्वच्छ नहीं होगा तब तक वो बाहर की स्वच्छता कैसे होगी। क्योंकि वो फाइन के डर से भयभीत होकर के हम जो स्वच्छता करेंगे, अंदर तो स्वच्छ है नहीं। और जो विदेशों में क्यों स्वच्छ है, वो केवल सरकार के भरोसे स्वच्छ नहीं है, वहां का प्रत्येक व्यक्ति, एक भी व्यक्ति, जितना हमने देखा, 1 महीना अमेरिका देखा, एक भी व्यक्ति कुछ कागज का टुकड़ा भी रहेगा तो कहीं इधर उधर गिराएगा नहीं, डस्टबिन में ही जाके गिराएगा प्रत्येक व्यक्ति। ये वहां का संस्कार है। प्रत्येक अमेरिकन व्यक्ति, ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति, हमने देखा कि कोई भी वो चिप्स का पैकेट हो, कुछ भी हो, सारा वहां भी चलता है, लेकिन उसको इधर उधर नहीं फेंकेगा, वो उसी स्थान पर ले जाके उसको फेंकेगा। सभी लोग ऐसा करेंगे। केवल यहाँ एक थे जो है प्राचार्य जी सबको कहेंगे ये करो वो करो करके 10 आदमी को सिखाएंगे, 10 आदमी को ना करेंगे। सिखाना एक आदमी को मजबूरी है, प्राचार्य हैं, कुलपति जी अकेले हैं, परेशान हैं, वो जो है वो सिखाएंगे सबको, दूसरा कर भी नहीं। तो अब ये कब होगा? ये जो प्रत्येक भारतीय की जो मानसिक स्वच्छता है, तो अखंडता है भारत की, वो हमारे दिमाग में भी आना चाहिए ना। टीवी तो पूरा जम्मू कश्मीर इधर उधर सुना रहा है, तो सारा जो है 370 खत्म हो गया। कितनी भावना अच्छी आ गई, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगा होगा, बहुत से लोगों को तो बस वो टीवी से ही मिलता है, कुछ अंदर कुछ संवेदना भी नहीं जगती है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, 370 समाप्त हुआ, ये भी नहीं कर पा रहे हैं कितने लोग, भारतीय लोग जो है उनको पता ही नहीं है वो कहाँ है, कैसा है, कुछ उसके अता पता नहीं है। जो है सीमा जाए इधर आए, कुछ नहीं, बस उनको अपना काम नहीं गड़बड़ाना चाहिए, कहीं अपने दाल रोटी नहीं गड़बड़ाना चाहिए। इतना तुच्छ दिमाग है, इतना स्वार्थ है, तब कैसे होगा? और जो छोटे छोटे देश हैं, जो जापान है, कैसे विकसित हुआ है,
जो हिरोशिमा और नागासाकी के जो अणुबम कांड के बाद प्रत्येक जापानी उठ के खड़ा हुआ है कि हमें अपने पैर पर खड़ा होना है, हमें परमुखापेक्षी नहीं होना है। प्रत्येक जापानी जो है सो उठ के खड़ा हुआ। आज विश्व में बहुत लघु देश है, आज जापान खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है पूरे विश्व में, जो नेपाल के बराबर उसकी जनसंख्या है और भारत से 2.5 गुना जो है उसकी जमीन है, जनसंख्या नेपाल की बराबर है। उस ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण जो है एक स्थान है पूरे विश्व में। क्यों? क्या बात है? वो 2.5-3 करोड़ की जनसंख्या से इतना काम कर सकता है और हम लोग तो उतने लोग तो जो है सो 1-2 साल में खिसक जाते हैं जो है सो, लेकिन काम नहीं कर सकते। क्या बात है? ये जो अपना इस समय तनातनी चल रही है, जो चाइना बढ़ा है, उसने भी कुछ संकल्प लिया है, वो ऐसे आगे नहीं बढ़ा है। कभी कभी अच्छी बातें उसकी भी कर देनी चाहिए, क्योंकि इतना प्रोडक्शन, इतनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है वस्तुओं का निर्माण करके पूरे विश्व में जो है सो फैला सकने का कुवत तो रखा है। आज हम परेशान हैं कि चाइना का माल नहीं लेना है, वो करना है, तो यदि सामर्थ्य है तो सीधे बॉर्डर में रोक क्यों नहीं देती? सरकार के पास तो अधिकार है, सीधे बॉर्डर जो है सील कर दें, एक भी चाइना से गाड़ी घुसने न दें। यहाँ 50 जनता को समझाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन एक ही बार बॉर्डर रोकेंगे तो यहाँ भट्टा भी बैठ सकता है। ये भी बात है। इतने हम लोग जो है वो प्रमुखापेक्षी हो चुके हैं कि हम लोग का गायब है सब जो है सो। दवा का जो रॉ मटेरियल है, हमने यहाँ संचार माध्यमों से सुना, जो औषधियां जो हम लोग ले रहे हैं उसका 70% रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आ रहा है। बहुत सी चीजें आ रही हैं, बहुत सी आवश्यक चीजें भी है जिनके बिना हम लोग का काम गड़बड़ा सकता है, बहुत सी चीजों से नहीं गड़बड़ा सकता है। तो उसको प्रतिबंध लगाने से पहले हमको अपने तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। हम आप बाजार में जाते हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटी का पदार्थ हमको चाहिए, पैसा भले 2 पैसा ज्यादा लगे, हम चाहते हैं अच्छा माल मिले, और कहीं मिलबे नहीं करेगा तो आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम क्यों बाध्य हैं फिर जो है अपना ही खरीदें? हमको स्टैंडर्ड मिलना चाहिए अपने राष्ट्र में। मेक इन इंडिया, माने मोदी जी के कई प्रकल्प इतने अच्छे हैं, समझ लीजिए, इसकी कोई माने प्रशंसा की सीमा नहीं है। लेकिन उसको सारे देश को लोग समझें, तब सारे देश के लोग उसको समझें कि वो क्या है। लोग जो है ब्रेक इन इंडिया बता रहे थे, पूरे संसार के लोग, आप लोगों को मालूम होगा, बुद्धिजीवियों को मालूम होगा, ब्रेकिंग इंडिया करके कोई पुस्तक भी है, था कहीं जो है कि इंडिया को कैसे तोड़ना है, ब्रेकिंग करना है, कि इसको इधर उधर से तोड़ना, उधर से तोड़ना, बहुत सी उसमें गोपनीय बातें बता भी नहीं सकते जो है। वो ग्रंथ प्रकाशित है, विदेशों में चल रहा है, सारा देश विदेशों में प्रकाशित है। उसका जवाब ठीक से आ नहीं रहा था, उसका जवाब मेक इन इंडिया से आया है कि ये ब्रेकिंग है, ये मेक इन इंडिया है, ये जोड़ने का चीज है। यहाँ की जोड़ना सिखाती है। सहना वतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही तेजनावधीत मस्तु मां विद्विषा वही। ये संदेश यहाँ से जाता है। ये ब्रेक इन इंडिया नहीं है, ये मेक इन इंडिया है। उसका जवाब आया, क्योंकि उस पुस्तक की जानकारी हमको 10 वर्ष 15 साल पहले से मिली थी, लेकिन अब उसकी चर्चा भी हम जहाँ तहाँ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कुछ लेबल मिले तब चर्चा हो, जहाँ तहाँ आप समझे क्या लिखा है, कैसा लिखा है। लेकिन मैं तो उसको देख करके मैं बहुत गंभीर हो गया था कि ऐसी योजना है, ऐसा प्लान है। लेकिन जब ये मेक इन इंडिया घोषित हुआ, उसी दिन तुरंत मेरे दिमाग में आया कि वाह, अब उसका जवाब आया, अब पूरे विश्व में गया, और योग दिवस के रूप में एक विश्व में भारतीय संदेश गया भी। तो कहने का मतलब बहुत कुछ है।
ये तो व्याख्यान तो पूरा दिन भर का दिया जाए तो भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन हमको स्वयं भी ठीक रहना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारा ये था इसका जो है, वो जो मेमोरी कार्ड 2 तो हमने सेव कराया है। एक तो जो है संस्कृत शास्त्रों में भारत राष्ट्र का जो महत्व है, दूसरा भारतीय भाषाओं का जो है, जो संस्कृत से जो है जीवित होने का जो तत्व है। अब तीसरा हम ये अपने चिंतन पर आए हैं। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। सीधा सीधा बोला है। हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन ये तो मंत्र के समान है, रोज जपना पड़ेगा, एक दिन से नहीं होगा। कि स्वयं को समझना है और अपने राष्ट्र को भी समझना है, अखंड भारत को समझना है, मानवता को समझना है। यो न जानाति संस्कृतम, वो नहीं समझ पाएगा, वो एकांकी रोटी कमाना खाना बस इतने कर पाएगा जो है। लेकिन एक हम लोग के लिए एक उसमें सावधानी भी है। संस्कृत में बताया है, यदि नो संस्कृता दृष्टि, यदि हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, हमारा विजन ठीक नहीं है, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, समाज परिवार प्रदेश राष्ट्र अंतर्राष्ट्र कैसे संबंध कायम करना है, बाल बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, उन्हें कैसे प्रेरित करना है, उन्हें जीविकाएं कैसे प्रदान करना है, उन्हें क्या सिखाना है। दृष्टि राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति संस्कृत नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है, कहीं न कहीं उसमें मिलाफाइड इंटेंशन है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ स्वार्थ घुसा हुआ है, किसी तरह जुगाड़ करके बस मिल जाए फायदा। एक तो ये है। यदि नो संस्कृतम मनः, यदि हमारा मन भी शुद्ध नहीं है, संस्कृत पढ़ के यदि मन शुद्ध न हो तो समझ लीजिए फिर जो है ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, फिर उसका कोई दूसरी उपाय, दूसरा दवा नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं है उसको ठीक कर सके। दूसरे लोग जो नहीं जानते हैं, उनका मूड खराब है, मन खराब है, उनको तो ठीक किया जा सकता है संस्कृत से। जब संस्कृत पढ़ के गड़बड़ा गए, पुण्य क्षेत्र में ही रह करके पाप करने लगे, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति लिखाई है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पूरा काशिये में बैठ के जब पाप कर लिए तब वज्रलेपो भविष्यति से फिर वो छूटने वाला नहीं है, बहुत गंभीर हो जाएगा। फिर जो है वो प्राण त्यागते समय भी काशी में त्यागेगा नहीं, वो फिर जो है घुमा फिरा के बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि शंकर जी यहाँ तो मंत्र देते हैं, ऐसी परंपरा है। तो उसका पाप जो है उसको वाराणसी की सीमा से बाहर ले जाएगा, वहां वो देह त्याग करेगा। यदि नो संस्कृता वाणी, यदि हमारी वाणी संस्कृत नहीं है, हमारी भाषा संस्कृत नहीं है, संस्कृत माने प्यूरिफाइड, शुद्ध होनी चाहिए, और भाव शुद्ध भी होना चाहिए, भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए। वाणी हमारी शुद्ध नहीं है, हम तो व्यंग मारने में निपुण हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आता है। हम नहीं जान रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं हम, किसके साथ में। हम एक स्वयं अपने स्वरूप के साथ में ही जो है सो हम अहित कर रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु बोलते हैं ना, संस्कृत तो यही सिखाती है कि आत्मा आत्मा एक ही है, न मे द्वेष्यस्तु न प्रिय। अब हम जब उसका अहित करते हैं तो समझ लीजिए हम प्रकारांतर से हम अपना अहित करते हैं। तो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो ठीक है, समझ में नहीं आया है, पशु पक्षी जैसे जो है भिड़ते रहते हैं, वैसे जो है ज्ञान शून्य व्यक्ति भिड़ते रहें, लेकिन सारा शास्त्र पढ़ के जब भिड़ेंगे तो गए, फिर जो है फिर कोई उपाय नहीं है।
तब अंतिम में विद्वान ने कह दिया संस्कृताध्ययनेन किम। तो ऐसा आदमी यदि संस्कृत पढ़े तो क्या फायदा उसे, न पढ़ना ही ठीक था। कम से कम जो है अज्ञ सुखमाराध्य, कहा कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना, अज्ञ व्यक्ति को समझाना आसान होता है। उसको जो कह दीजिए बड़े विद्वान है, काशी से आए हैं, मूर्ख व्यक्ति है, आगे श्रद्धा से बैठेगा, गुरुजी कहेगा हाँ बेटा ऐसे है, जो भी कहेंगे तुरंत मान जाएगा जो है सो, क्योंकि अज्ञ है। अब विशेषज्ञ सुखतरम आराध्य थे, थोड़ा सा जानता होगा तो उसको समझाने में थोड़ा 2 घंटा लगेगा। अज्ञ को जो है 1 घंटा लगा, तो वो जो थोड़ा आधा उधा पढ़ के आया है उसको 2 घंटे में समझ लेगा। लेकिन एक तीसरा होता है ज्ञान लव दुर्विदग्धा, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके उसके अभिमान में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, मैं विद्वान हूं, अपना चढ़ा लिया है दिमाग में। अब उसी में पद वो जुड़ जाए तो फिर क्या पूछना है। तब वो रंग चढ़ गया उसका, जो है द्रव्य उव्य भी मिल रहा है, दक्षिणा भी मिल रही है, खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं है, पद भी है, स्थान भी है, कुछ कुछ ज्ञान भी है। तब उसको समझाने में ब्रह्मा पीतम नरम नरम जयति, ब्रह्मा जी खुदे आ जाए तो भी जो है सो समझेगा नहीं। अब वो तो समझेगा केवल के पास अब तुम्हारी नौकरी जाएगी सीधे। डंडा इस समय जैसे पड़ रहा है सरकार का ना, जांच के नाम पर जो है सो, तो बड़े बड़े लोग जो है सूख जा रहे हैं। जो है प्रमाण पत्र दिखाइए, नियुक्ति से लेके आज तक का पूरा दिखाइए, कहाँ क्या क्या है। तो बड़े बड़े लोग सूख जा रहे हैं, किसी का प्रमाण पत्र गायब है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। दिल हिल जा, तुरंत दिमाग हिल जा रहा है, अरे बाप रे, जो इतना आय का स्रोत बैठे बैठे था आराम से, उसमें संदेह आ रहा है, तब भय लग रहा है। बस वो न गड़बड़ाए, उसके बाद तो किसी से भय नहीं है। जो ब्रह्मा पितंडरम नरंजयति, ब्रह्मा भी जो है इस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो दिमाग में लेके बैठेगा, तो ये तो संसार का नियम है। क्योंकि भर्तृहरि जी ऐसे नहीं लिखते हैं, वो भी बहुत परेशान रहे होंगे, वो भी परेशान रहे होंगे। लिखा अंतिम में सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम, अस्ति स्थूल सचांकुश स्थूल तनु सचांकुश वश किंहस्ति मात्र अंकुश। सब बड़ा उदाहरण दिया है कि हस्ती का जो है अंकुश है, तो वर्षा से बचने का जो है छाता है, सारे है ना, डंडा से जो है गाय भैंस से बचा जा सकता है, सबकी तो औषधि ब्रह्मा जी बना दी। लेकिन जो मूर्ख, जो स्वार्थी व्यक्ति है, इससे बचने का कोई उपाय जो है उन्होंने नहीं बनाया। और भर्तृहरि जैसे बड़े विद्वान जो है क्या बोल रहे। तो कहने का मतलब जो संस्कृत शास्त्र है, वो संस्कृत शास्त्र में सर्वतोमुखी विचार है। अब ये पॉइंट आया, अब इसको हम समेट देते हैं। ये भी जो है आत्मालोचन चैप्टर वाला, इसको फिर सेव कर दिया जाए, 3 चैप्टर हो गए। ये आत्मालोचन, आत्मोद्धार हमें करना है, स्वयं से स्वयं को ऊपर उठाना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। ये वाला पॉइंट ये हो गया। पहले हमें भी ठीक होना पड़ेगा। कई उदाहरण हमने प्रस्तुत किए आपके समक्ष जो है, ये ठीक हो जाएगा तो समझ लीजिए हम लोग का प्रारंभ हो जाएगा कार्य का जो है। कम से कम हम कन्फर्म हो के चलेंगे कि हम जो है सभी दृष्टि से ठीक ठाक हैं, कहीं भी हमें ऐसा दोष, इस प्रकार की कसमलता और मलिनता नहीं है जिससे बाद में जाके कोई धोखा होगा, समाज को जो है किसी अनर्थ का भोग करना पड़ेगा। मैं समाज सेवा में निकला हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सबके लिए ही लाभप्रद होगा, इस प्रकार की गारंटी स्वयं लेके बढ़नी चाहिए। अब दूसरी, अब इसको भी समेट लिया जाए और आगे
एक आध पॉइंट और बताएंगे क्योंकि 1 घंटे का समय भी होने जा रहा है। हमें वर्तमान काल में संस्कृत के साथ साथ इस अखंड भारत की स्थिति का भी मूल्यांकन करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस अखंड भारत, जो भारतवर्ष है, जो भी हमारी सीमा है, उसका चिंतन मनन मूल्यांकन करना चाहिए। उसमें एकात्मता कैसे हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि सब जगह ये जौनपुर काशी के बहुत नज़दीक है, यहाँ तो तत्व मिलते रहता है, आसपास है, सब जो है मध्य भारत है सबसे सुरक्षित है। पूर्वोत्तर भारत है बहुत खतरनाक स्थिति में रहता है, भौगोलिक दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी, बाढ़ की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक स्थिति में रहता है। समुद्र के किनारे जो हैं वो भी बहुत खतरनाक स्थिति में रहते हैं। जो है सो गुजरात इत्यादि में आक्रमण इत्यादि होगा तो उधर से होगा सबसे पहले। जम्मू कश्मीर की भी वही स्थिति है। हम लोग जो है मध्य वाले हैं। तो संपूर्ण भारत के साथ में जो एकात्मकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है, वो हमें विकसित करना चाहिए। अपने बाल बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। प्रत्येक, पहले तो सबसे पहले भारत के कितने प्रदेश हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, उन प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियां हैं, कौन कौन सी भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, कौन कौन से वहाँ धर्म संप्रदाय की स्थिति है प्रत्येक प्रदेशों में, और वहाँ हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा और संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है, और बाह्य जो धर्म है, जो बाहर से आकर के अपना मिशनरी प्रचार करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक क्या क्या काम किया है, मणिपुर में कितना कन्वर्जन हो चुका है, अरुणाचल की क्या स्थिति है, मेघालय की क्या स्थिति है, नागालैंड की क्या स्थिति है, मिजोरम की क्या स्थिति है, असम की क्या स्थिति है, बंगाल की क्या स्थिति है। ये संस्कृत वाला ही सोच सकता है, किसी दूसरे को क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि वो तो अपना काम करना है, उसको तो अपना स्वार्थ हो रहा है, नौकरी लग गई, द्रव्य आ रहा है, गृहस्थी जम गई, बस चिंतन मनन समाप्त। अब जाके ज्यादा करेंगे, पाठ तैयार करके पढ़ा देंगे। लेकिन जो हमारे ऋषि महर्षि कहा गए हैं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये जो घोषणा मनु महाराज ने किया है, क्यों किया है कि एतद्देश प्रसूतस्य, विशेष करके इसी मध्य भारत का स्थान है वो एतद्देश जो है सो। अभी तो हम लोग पूरे भारत में घटा सकते हैं, लेकिन वो आर्यावर्त क्षेत्र के लिए वो बोला गया है। आर्यावर्त की सीमा भी बाद में विस्तारित हुई गई है, लेकिन आप मनुस्मृति उठा के देखेंगे तो उसमें कई सीमाएं हैं। तो एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। समस्त पृथ्वी के मानवों को अपना अपना चरित्र सीखना चाहिए, आचरण सीखना चाहिए, यहाँ के विद्वानों से, यहाँ के ऋषियों से, मुनियों से, विद्वानों से। ऐसा बोला। अब हमको अभी यहाँ अपने का पता नहीं है यहाँ जो है। और फिर बंगाल आइए, फिर उसके बाद उड़ीसा देखिए, उसके बाद उत्तरांचल, हिमांचल, गोवा, अंडमान निकोबार, ऐसे स्थान हैं जहाँ के लोग आ जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे कि विदेशी आ गया। यहाँ बोलते ही हैं लोग। यहाँ अभी हम लोग के प्रदेश में बहुत से ऐसे विद्वान पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो बोल देंगे कि अरे ये तो विदेशी आ गया जो है। अब मैं कुछ रहस्य है उसमें पूरा नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा लोग, वो रिजवी जी कौन जो है
उपगृह मंत्री हुए थे, बारे में कुछ लोगों ने कहा कि अरे ये तो बाहर से लाके बना दिया है। क्योंकि अब दिमाग की दाद दीजिए, क्योंकि बोध हो तब ना किस प्रकार के नस्ल, कितनी जनजातियां हमारे भारतवर्ष में हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यहाँ तो थोड़ा सा नाक चिपटी देखिए, ऐसे देखिए तो या तो तिब्बती कह दीजिए या तो नेपाली कह दीजिए। तो आसान है, बेचारे तिब्बती लोग परेशान रहते हैं। हमारे जो स्वेटर का दुकान लगाते थे, हम कभी कभी जाते थे, वो सब परेशान, वो तिब्बती हैं, नेपाली नहीं है। लेकिन उनको सारा का सारा नेपाली के नाम से जो है नेपाली फेमस है। अब उसी में एक टोपिया पहन ले तो कोई भी पहन के चले तुरंत नेपाली हो जाएगा, इतना पावर है इस टोपी में जो है। तो थोड़ा सा रहेगा, हिमाचल से भी आएगा ऊपर से, तो ऐसे परिचय नहीं पूछेंगे तो सब खट से कह देंगे नेपाली है। अरुणाचल से आएगा कह देंगे नेपाली आ गया, मिजोरम से आ गया कह देंगे नेपाली है। क्योंकि भौगोलिक ज्ञान है नहीं, पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ कितने प्रकार के चेहरे हो सकते हैं। अब केवल यहीं से बहुत से लोग तो ऐसे लोग भी हैं कि जो यहाँ से दिल्लियों नहीं पहुंचे हैं, अब उधर पटना नहीं पहुंचे, दिल्ली नहीं पहुंचे, इसी में विद्वान हो गए, इसी में सारा का सारा विश्व देख लिए। तो कैसे पता चलेगा? संस्कृत में तो सिखाया है कि अधियानो बहुन ग्रंथान सेवमानो बहुन गुरुन भ्रममाणो बहुन देशान बहुज्ञो जायते नरा। आप सोचें कि उस यातायात विहीन काल में जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो वर्णन कर दिया पूरा का पूरा, पूरे लगभग विश्व का ही वर्णन कर दिया है। पूरा एशिया तो नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा एक एक चीज का है, एक एक स्थान का वर्णन जो है भारतवर्ष का किया है उन्होंने जो है। तो बिना गए तो इतना वर्णन नहीं हो सकता है उस जमाने में। और आज जो है सारा का सारा आपको गूगल बताने के लिए तैयार है, एटलस छपा हुआ है, सारी शिक्षा आपके सामने मौजूद है, तब वो आज भी पता नहीं है कहाँ क्या है। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति की विशेषता है, ऐसी शिक्षा पद्धति आज हो गई है। तो बहुत कुछ हमें करना है निष्कर्ष रूप में। संस्कृत एवं अखंड भारत ये तो है, भारत की एकता और अखंडता का आधार संस्कृत ही है। जब तक ये रहेगा, ये संस्कृत का प्रभाव रहेगा, तब तक ये अखंड भारत सुरक्षित रहेगा। इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो सिक्किम के कोने में भी आप देखेंगे संस्कृत महाविद्यालय, जैसे आपके जौनपुर में है सरकारी संस्कृत महाविद्यालय। सिक्किम चीन के बॉर्डर में जो है 30 किलोमीटर है, वहां से जो है चाइना बॉर्डर जो है, नाथुला बॉर्डर। आप सोचिए, वहां सरकारी संस्कृत महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम चला रहा है बढ़िया से जो है। वहां अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी चल रहा है, माता वैष्णव देवी संस्कृत विद्यालय संपूर्णानंद का है। तो मिला जुला के संपूर्णानंद भी पूरे भारत में फैला हुआ है। ये ऐसी संस्था नहीं है कि जो केवल यहीं रह जाए, यही संस्था थी जो सर्वत्र भारत में व्याप्त थी। और इसके संविधान में लिखा है कि ये विदेशों में भी मान्यता दे सकती है। लेकिन आज कालक्रम से कुछ जो है दयनीय अवस्था में हम लोग हैं, लेकिन फिर उदीयमान स्थिति आ रही है। क्योंकि अवनति होती है तो फिर उन्नति भी होती है, दुख होता है तो सुख भी आता है। इसलिए हमें सकारात्मक पद्धति से चलना है। क्योंकि हमारे वर्तमान जो संपूर्णानंद के कुलपति जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और शास्त्रों के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं वो चला रहे हैं और विश्वविद्यालय की ख्याति चारों ओर फैल रही है। और ये जो सुजानगंज का जो महाविद्यालय है, इसे हम बहुत पहले से जानते हैं और आपकी गतिविधियों से भी हम परिचित हुए। और अभी तो ये प्रारंभिक दौर है, शुरुआत मात्र है, संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है। हमने दिशा निर्देश कर दिया, दिंग निर्देश कर दिया कि इतना बड़ा दायित्व है ये संस्कृत के सेवकों का, संस्कृत के अध्यापकों का और संस्कृत के आश्रय से जीने वाले लोगों का,
ये जो दायित्व है वो पूरे विश्व की सुरक्षा और संरक्षा का दायित्व है। इतना बड़ा दायित्व है। तो यह चिंतन हमने संक्षिप्त रूप से आज आप सभी के सामने रखा संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में। और संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में इस महाविद्यालय ने संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया है और क्रमशः जो है प्रतिदिन एक एक विद्वानों का व्याख्यान रखा है। और आपने मेरा सम्मान के साथ प्रथम व्याख्याता के रूप में चयन किया, इसलिए प्राचार्य जी सहित हमारे जो प्रेरक हैं उमेश तिवारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और सारी आपकी जो टीम है उसको मेरी तरफ से धन्यवाद। और जो भी श्रोतृगण इसमें उपस्थित हुए हैं उन सभी को मेरे ओर से कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। इस रक्षाबंधन पर्व श्रावणी उपाकर्म जो आज है और उसके और फिर संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में सभी को जो है मेरी तरफ से बाबा विश्वनाथ की तरफ से शुभकामना अर्पित करते हुए वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।